नेक्स्ट देखो नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम बेसिकली थेवेनिन थ्योरम का ही दूसरा रूप है। थेवेनिन थ्योरम में हमने देखा था कि कोई भी इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, हम उसे इस तरह के सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स होगा ई इक्विवेलेंट, एक इम्पीडेंस होगा जेड इक्विवेलेंट और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस या लोड इम्पीडेंस होगा जिसमें से करंट हम फाइंड आउट करते हैं। अब नॉर्टन थ्योरम ये कहती है कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है इसे इस तरह से तो रिप्लेस कर सकते हो, इसके अलावा इसको ऐसे एक सर्किट से भी रिप्लेस किया जा सकता है जिसमें केवल एक सोर्स हो, लेकिन वो वोल्टेज नहीं बल्कि वो करंट सोर्स होगा, एक ही करंट सोर्स होगा, एक ही इम्पीडेंस होगा और लोड इम्पीडेंस तो लगा हुआ होगा ही होगा। तो थेवेनिन के टाइम पे हमने क्या देखा था कि थेवेनिन ने ये कहा था कि अगर आप इस सर्किट को इस सर्किट से रिप्लेस करना चाहते हो तो जेड इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट आपको कैसे निकालनी है, वो थेवेनिन ने बताया था कि जेड इक्विवेलेंट निकालने के लिए ए और बी टर्मिनल को खुला कर दो और खुला करने के बाद उन दोनों के बीच में रिजल्टेंट इम्पीडेंस, परिणामी प्रतिबाधा जो भी निकालेंगे वो ही जेड इक्विवेलेंट आएगी। और ई इक्विवेलेंट कैसे निकाला था थेवेनिन ने कि ए और बी को खुला रखकर उन दोनों के बीच में उन दोनों के बीच में मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ही होगा ई इक्विवेलेंट। अब नॉर्टन ने भी ऐसे ही कहा। नॉर्टन ने कहा था कि इस सर्किट को अगर इस वाले सर्किट से रिप्लेस करना है तो आई इक्विवेलेंट को निकालना और जेड इक्विवेलेंट को निकालना ये नॉर्टन ने डिसाइड किया था। तो उन्होंने बताया था कि जेड इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो वही तरीका अपनाओ जो आपने थेवेनिन थ्योरम में अपनाया था कि ए और बी को खुला रख दो। ए और बी को खुला रखकर उन दोनों के बीच में मापी गई प्रतिबाधा, मेजर्ड इम्पीडेंस ही क्या होगा, जेड इक्विवेलेंट होगा। लेकिन आपको ध्यान हो तो जब हम ए और बी को खुला रखते हैं और उन दोनों के बीच में प्रतिबाधा को मेजर करते हैं तो उस वक्त अगर सर्किट में कोई वोल्टेज या करंट सोर्स हो तो हम उन सबको हटा के उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं, इंटरनल इम्पीडेंसेस से रिप्लेस कर देते हैं। ये थेवेनिन में भी हमने किया था तो ये यहाँ पर भी हमें करना है। अब यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने ई इक्विवेलेंट के बारे में बताया वैसे ही नॉर्टन ने आई इक्विवेलेंट के बारे में बताया था कि करंट कैसे निकालनी है। देखो ई इक्विवेलेंट के टाइम में तो थेवेनिन ने कहा था कि ए और बी को ओपन रख के उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस माप लो, वही ई इक्विवेलेंट होगा। करंट में क्या करना है, करंट में ए और बी को ओपन नहीं बल्कि शॉर्ट सर्किट करना है। शॉर्ट सर्किट का मतलब मैंने आपको बताया था किन्हीं भी दो टर्मिनल को जब शॉर्ट सर्किट करते हैं तो उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल जीरो आना चाहिए, यानी उन्हें एक तरह से सेम पोटेंशियल पे कर दो। तो शॉर्ट सर्किट करने का मतलब होगा ए टर्मिनल यहाँ पे अपन को दिया हुआ है सपोज और ये बी टर्मिनल है तो इन दोनों को मिला दो। सेम पोटेंशियल पे होने का मतलब इन दोनों को मिला दो, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ZL को नहीं लगाना है। कब, जब हम आई इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हम थेवेनिन थ्योरम प्रूव कर चुके हैं इसका मतलब इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को इस सर्किट से रिप्लेस किया जा सकता है। तो नॉर्टन में हम यहाँ से यहाँ आने की बजाय यहाँ से यहाँ जाएंगे कि ये सर्किट और ये सर्किट दोनों सिमिलर है। अगर दोनों सिमिलर है तो इस सर्किट के हिसाब से ZL में से जाने वाली करंट IL है और नीचे वाले सर्किट के हिसाब से ZL में से गुजरने वाली करंट अगर IL प्राइम है और अगर ये दोनों सर्किट सेम है तो IL की वैल्यू IL प्राइम के बराबर आनी चाहिए। और हम यही प्रूव करेंगे कि दोनों में से सेम करंट आ रही है, इसका मतलब दोनों सर्किट सिमिलर है। एक और चीज़ है कि थेवेनिन के हिसाब से जो Z इक्विवेलेंट होता है वो इस वोल्टेज सोर्स के श्रेणी में सीरीज में लगाया जाता है, जबकि नॉर्टन के हिसाब से जो करंट सोर्स होता है Z इक्विवेलेंट उसके समांतर क्रम में यानी पैरेलल में लगाया जाता है। तो नेक्स्ट टास्क हमारा ये प्रूव करना कि इसके हिसाब से जो IL करंट आ रही है और इसके हिसाब से जो IL प्राइम आ रही है वो सेम है। तो फ्रॉम फिगर 1 IL की वैल्यू, तो ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने थेवेनिन थ्योरम में प्रूव किया था और आप खुद देख लीजिए कि ऊपर वाले सर्किट में से अगर करंट निकालनी है IL की वैल्यू तो ये पूरी करंट है तो पूरी करंट का फॉर्मूला क्या होता है V/R। तो V तो हमारे पास क्या है ई इक्विवेलेंट और टोटल R कितना है Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। ठीक है, व्हेन A and B आर शॉर्ट सर्किटेड। अब नॉर्टन के हिसाब से निकालते हैं। तो नॉर्टन ने कहा था कि I इक्विवेलेंट कौन सी करंट होगी जब A और B टर्मिनलों को शॉर्ट सर्किट कर दोगे, यानी A और B के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। तो ZL को क्या मान लो, 0 मान लो, ताकि A और B सेम पे आ जाएंगे। और जैसे ही वो सेम पे आएंगे उस टाइम पे पूरे सर्किट में यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगी। अब नीचे वाले फिगर 2 में देखना, ZL को हटाने के बाद हमारे पास
सॉरी, ये ऊपर वाले में करना है, हमें थेवेनिन सर्किट में करना है, क्योंकि हमारे पास अभी तक तो नॉर्टन हमने प्रूफ किया ही नहीं है, वो तो बाद में करेंगे। तो पहले ये जो ऊपर वाला सर्किट ले रहे हैं हम, इसमें हमें क्या करना है, ए और बी को शॉर्ट सर्किट करना है। तो जैसे ही ए और बी को शॉर्ट सर्किट करेंगे, ZL क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस सर्किट में करंट निकालेंगे, और अब इस सर्किट में जो करंट होगी वो नॉर्टन के हिसाब से क्या होनी चाहिए, I इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो उस करंट को फाइंड आउट करने के लिए सर्किट में केवल एक पोटेंशियल है E इक्विवेलेंट और केवल एक इम्पीडेंस है Z इक्विवेलेंट। तो सर्किट में करंट कितनी होगी, सर्किट में करंट हो जाएगी, यहीं पे ZL 0 कर दो, ZL 0 करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट। यानी यही सर्किट में करंट थी, इसी सर्किट में हमने A और B को शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी ZL को हटा दिया, और उस टाइम जो करंट मिलेगी वो नॉर्टन के हिसाब से वैल्यू होनी चाहिए I इक्विवेलेंट की। तो कई बार इसे I ऐसे भी लिखते हैं और इसे ही I इक्विवेलेंट भी कहते हैं। अब फिगर 2 में, अब नॉर्टन ने कहा था कि जो मेरा वाला सर्किट है उसके हिसाब से करंट निकालो। तो नॉर्टन के वाले में करंट कितनी है, IL प्राइम है। तो नॉर्टन के वाले में IL प्राइम की वैल्यू आ रही है ये। अब ये कैसे आई, तो वापस इस सर्किट को एक बार अच्छे से देखो। इस सर्किट में ये I इक्विवेलेंट, ये देखो, ये I इक्विवेलेंट यहाँ से निकली, आगे गई, इसका कुछ पार्ट इसमें चला गया और कुछ पार्ट आगे जाके ZL में से चला गया। यानी I इक्विवेलेंट टोटल करंट है किस में से जाने वाली, Z इक्विवेलेंट और ZL में से। तो मैं ये लिख सकती हूँ, Z इक्विवेलेंट प्लस ZL में से गुजरने वाली टोटल करंट कितनी है, I इक्विवेलेंट। हमें किस में से निकालना है, ZL में से। तो ZL में से जाने वाली करंट कितनी होनी चाहिए, I इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL इंटू, अब ये ZL आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन मैं इसका रीज़न थेवेनिन वाले पार्ट में बता चुकी हूँ कि करंट Z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए अगर ZL में से हमें निकालना है तो यहाँ पर Z इक्विवेलेंट आएगा, और अगर Z इक्विवेलेंट में से निकालना है तो यहाँ पर ZL आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें देख लीजिए कि करंट ZL में से कितनी आ रही है, तो वो हो जाएगी IL प्राइम, और उसकी वैल्यू आ जाएगी जो भी ये पूरा पार्ट लिख रखा है। तो देखो ये यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो नॉर्टन के हिसाब से ये IL प्राइम आ रही है। अब यहाँ पर क्या है, I इक्विवेलेंट, और नॉर्टन ने बताया था I इक्विवेलेंट कैसे निकालना होता है। तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इस I इक्विवेलेंट की जगह, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये। हमने सॉल्व कर लिया, Z इक्विवेलेंट से Z इक्विवेलेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, बची हुई वैल्यू आ जाएगी ये। और इक्वेशन 1 में देखो एक बार, IL प्राइम की वैल्यू तो आ रही है, और इक्वेशन 1 में देखो IL की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 में और इस लास्ट इक्वेशन में दोनों राइट हैंड साइड सेम है, यानी कि IL प्राइम और IL सेम आ गए। इसका मतलब फिगर 1 और 2 दोनों क्या है, सिमिलर। जहां पर 1 थेवेनिन वाला था और सेकंड वाला नॉर्टन था, बट दोनों से करंट की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब दोनों सर्किट सिमिलर है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आता है नॉर्टन थ्योरम पे, कि इस RL में से गुजरने वाली करंट हमें निकालनी है यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। ध्यान रखना, नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए नॉर्टन ने ये कहा था कि A और B टर्मिनल, यानी जिस भी ब्रांच में आप करंट निकालना चाहते हो, सबसे पहले उसके टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दो। हमें किस में करंट निकालनी है, RL में से। तो A और ये हमारा टर्मिनल B है, इनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो देखो जैसे ही शॉर्ट सर्किट करेंगे RL हट चुका है। RL इस वक्त केस में हमने शॉर्ट सर्किट करने के लिए RL हट गया। हटने के बाद जो भी करंट A और B के बीच में फ्लो होगी वो I इक्विवेलेंट होगी। अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम, जिन भी टर्मिनलों के बीच में लोड लगा हुआ होगा या करंट निकालनी होगी, उनको शॉर्ट सर्किट करने के बाद उनके बीच में फ्लो होने वाली करंट वो होगी I इक्विवेलेंट। तो अब हम करंट निकालते हैं। तो हमें पता है कि एक तो बैटरी यहाँ से निकली है, तो एक करंट तो यहाँ से जाएगी और एक करंट यहाँ से जाएगी। ये जाने के बाद और ये यहाँ आने के बाद दोनों जुड़ के किस में से फ्लो होगी, AB में से। तो दोनों बैटरी से निकलने वाली टोटल करंट हमें निकालनी है। तो हमें पता है कि E और R अगर हमें दिया हुआ है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो पहली ब्रांच से करंट में कितना कॉन्ट्रीब्यूट होगा, E1/R1, सेकेंड वाली में होगा E2/R2। आगे जाके ये दोनों मिलके AB में से गुजरेगी, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, आंसर आ गया 0.8 एम्पियर। I इक्विवेलेंट आने के बाद हमें Z इक्विवेलेंट निकालना है। Z इक्विवेलेंट नॉर्टन के हिसाब से और थेवेनिन दोनों के हिसाब से सेम तरह से निकाला जाता है, और वो क्या होता है, कीपिंग AB ओपन, दोनों टर्मिनल को खुला रखकर और जितने भी सोर्सेज हैं उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से रिप्लेस करके। तो हमें यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है उनके आंतरिक प्रतिबाधाएं, हमें तो R1 R2 ही दे रखा है, मे बी वो उनके आंतरिक प्रतिबाधाएं हो। तो
आंतरिक प्रतिबाधाओं से रिप्लेस करके और फिर क्या निकालना है, Z इक्विवेलेंट। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे R1 लगा होगा, E1 हमें हटा देना है क्योंकि रिप्लेस करना है उसके आंतरिक प्रतिबाधा से। इसी तरह से R2 यहाँ पे रखा हुआ है, E2 हमें हटा देना है और उस वक्त A और B को खुला रखना है और ये खुला रख दिया। अब इन दोनों के बीच में मापी गई प्रतिबाधा होगी Z इक्विवेलेंट। तो इन दोनों के बीच में इंपीडेंस कितना होगा, अगर ये R1 है और ये R2 है, दोनों समांतर क्रम में है, तो Z इक्विवेलेंट का आंसर कितना आएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 12 ओम। तो अब नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। नॉर्टन के इक्विवेलेंट सर्किट में हमें पता है यहाँ पर होता है I इक्विवेलेंट, फिर आता है Z इक्विवेलेंट। ये वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये वैल्यू हमने निकाल रखी है और फिर वापस RL को कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसमें से गुजरने वाली करंट हमें निकालनी है। और उसके बाद करंट थ्रू RL में से गुजरने वाली करंट का फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि देखो ये करंट आगे जाएगी और इसी का कुछ पार्ट यहाँ पे Z इक्विवेलेंट में से जाएगा और इसी का कुछ पार्ट RL में से जाएगा। तो Z इक्विवेलेंट और RL दोनों में से मिला के टोटल करंट कितनी जाएगी, I इक्विवेलेंट। तो अगर दोनों में से मिला के इतनी जा रही है और हमें केवल RL में से निकालना है तो तरीका क्या होता है, I इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस RL इंटू, अब देखो यहाँ जब RL होता है तो यहाँ क्या आता है, Z इक्विवेलेंट, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने चाहिए इसलिए। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 0.34 एम्पियर। तो ये अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम यहाँ पर आ जाएगा।